नमस्कार मित्रों, आज जिस शख्सियत की हम बात आपस में बांटेंगे, उनके बारे में कुछ जानकारियाँ बात करेंगे उनके बारे में। वो एक ऐसी शख्सियत हैं, आपको ये बात माननी चाहिए कि अध्यात्म भी साहित्य की एक विधा है और अध्यात्म के नाम पर भी साहित्य जो है वो बाकायदा लिखा भी गया, पढ़ा भी गया और चर्चा में भी आया। और उसको अब आप सृजन मानेंगे या नहीं ये बात अलग है, लेकिन विश्लेषण यदि किसी चीज़ का है, किसी वस्तु का है, किसी धर्म का, किसी वैचारिकता का, तो उसे भी हम कई बार साहित्य से खारिज नहीं करते। इसी संदर्भ में मैं आज जिक्र कर रहा हूँ उस शख्स का जिसकी आज पुण्यतिथि है, और मेरी मुराद है ओशो से। ओशो, आचार्य रजनीश और नेमी चंद्र जैन, चंद्र प्रकाश जैन और बहुत सारे नाम, ऐसे अनेक नाम इस महान शख्सियत, इस बहुचर्चित शख्सियत के साथ जुड़े हुए हैं। अलग अलग नामों के साथ ज़िंदगी का अलग अलग सोपान जीना, और उसके बाद साथ साथ एक ही ज़िंदगी में, एक ही जीवन में तेरापंथ जैन समुदाय की वैचारिकता से लेकर तंत्र साधना और विभिन्न धर्मों के बारे में, धम्मपद, तंत्र साधना, जैन और इसी प्रकार से आप ये कह सकते हैं ताओ, विचित्र प्रकार का एक शख्स आपके सामने उमड़ कर आता है कि जिसने लगभग सभी धर्मों के बारे में प्रयास ये किया कि उनके बारे में जितनी भी प्रामाणिक सामग्री हो वो प्रस्तुत करे। और मित्रों, उसने जो जो कहा, अधिकांश बातें उसकी मौखिक परंपरा से आती हैं। मौखिक परंपरा से मेरा मतलब जहाँ वक्तव्य आया और वक्तव्य एक पुस्तक का रूप ले गया। ये परंपरा हमारे प्राचीन भारत में ज़रूर थी, अवश्य थी, कि प्राय उस वक्त ये होता था कि एक ग्रंथ, कोई विद्वान जो है वो अपने वक्तव्य देता है किसी विषय पर और वो ग्रंथ का रूप ले लेती है चीज़ें। मौखिक परंपरा से भी साहित्य उपजा। और आधुनिक काल में, वैज्ञानिक युग में, जिसमें तकनीक भी इतनी ज़्यादा नया रूप ले चुकी है, ऐसे युग में भी अगर मौखिक प्रक्रिया से 650 के लगभग पुस्तकें सामने आ जाएं, तो आप क्या कहेंगे? ये एक विचित्र एक उपलब्धि है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इस व्यक्ति के नाम पर, आचार्य रजनीश के नाम पर, ओशो के नाम पर कुल मिलाकर लगभग 650 पुस्तकें प्रकाशित हैं। और वो अलग अलग रूपों में भी उपलब्ध हैं, अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध हैं, अंग्रेज़ी में, हिंदी में और विश्व की लगभग सभी भाषाओं में। एक उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ एकाध ओशो का समर्थक नहीं है। ऐसा कोई भी देश नहीं है, या कोई भी महानगर, विश्व का कहा जाता है कि कोई भी ऐसा महानगर भी नहीं है जहाँ ओशो का समर्थक या उसका फॉलोवर या उस पर विश्वास रखने वाला या उसको अंगीकार करने वाला या उसको अपना मार्गदर्शक और गुरु मानने वाला ना हो। ये प्राय उनके बारे में कहा जाता है। और मित्रों, एक ही बात बड़ी आश्चर्य से बांध लेती है, आश्चर्यचकित करती है कि एक ही व्यक्ति एक ही जीवन में, जीवन भी सोपान बहुत लंबा नहीं, 59 वर्ष कुल ये जिए। 1931 को इस सृष्टि पर आए थे और 1990 में चले गए। तो इतने छोटे से सोपान में, 59 वर्ष के सोपान में, उस व्यक्ति ने 13 पंथ से लेकर, धम्मपद से लेकर, लेनिन और एंगल्स के जो दर्शन शास्त्र थे, जो दार्शनिकता थी, जो उन्होंने प्रस्तुति की थी, कार्ल मार्क्स ने जो दास कैपिटल लिखा था, उस सारा का सब का विवेचन जो है वो इस व्यक्ति ने अपने भाषणों के माध्यम से दिया। और कालांतर में वही भाषण जो है वो रिकॉर्ड रूप में, वो कीर्तिमान के रूप में, वो एक पुस्तक की शक्ल में, पुस्तक के रूप में हमारे सामने आ गई। और कुल मिलाकर इनकी संख्या 650 का मतलब ये है कि ये व्यक्ति इतना, इसने गहन अध्ययन भी किया और इतना गहन व्याख्या भी प्रस्तुत की और इतना गहन ये बोला भी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मित्रों, बात वही हो जाती है कि एक व्यक्ति ख्याति के, आस्था के,
शिखर तक पहुंचता है और शिखर को छूने के बाद उसकी ज़िंदगी से जुड़े जो अनेक विवाद हैं, उनका क्या रिश्ता है शिखर से, ये बात भी अभी तक तय नहीं है। और जितने विवाद ओशो के बारे में उठे न्यायालयों में, विश्व के न्यायालयों में, सिर्फ भारत के जुडिशरी में नहीं बल्कि विश्व के न्यायालयों में जितने विवाद ओशो को लेकर उठे, उतना किसी भी धर्म गुरु के बारे में या किसी भी अध्यात्म गुरु के बारे में या किसी भी विचारक के बारे में कभी नहीं उठे। वह एक मूर्ति खड़ी करता है और मूर्ति का स्वयं उसका विध्वंस भी करता है, और विध्वंस और उसका निर्माण, उसका पूरा स्वरूप प्रस्तुत करना, फिर उसको ध्वंस करना वैचारिकता के आधार पर, ये एक बहुत बड़ा काम था जो इस शख्स ने किया। जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1931 में मध्य प्रदेश में कुचवाड़ा नामक जगह है जहाँ इनका जन्म हुआ था। और ज़िंदगी ज़्यादा जो चर्चा में आई वो या तो ओरेगांव में आई विदेश में, और या फिर पुणे में आई। और वैसे इनके केंद्र जो है वो प्रचार केंद्र जो हैं वो लगभग हर जगह हैं। इसी बीच में काफ़ी देर कॉलेज में अध्यापक भी रहे, प्राध्यापक रहे और संस्कृत पढ़ाते रहे। मूल रूप से दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी थे। दर्शन शास्त्र में इन्होंने स्नातकोत्तर जो शिक्षा है वो प्राप्त की थी, और मुझे सौभाग्य मिला इनको बड़े सूक्ष्म और करीब से इनको सुनने का सौभाग्य भी मिला। बातचीत तो करनी ऐसी शख्सियत से संभव नहीं थी, सिर्फ सुना जा सकता है और कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्नों के बाद आप किसी वैचारिक संवाद में लंबा इस व्यक्ति के साथ संभव ही नहीं था। मैं आपको एक बड़ा आत्म अनुभव बता रहा हूँ कि जब ये व्यक्ति आपकी आंख में आंख डालकर देख रहा है तो लगता है कहीं ना कहीं भीतर तक आपको इसकी आंखों ने पकड़ लिया है, और वो आपका पुर्जा पुर्जा अंदर से देख पा रहा है। और ऐसी स्थिति में आप कितने प्रश्न करेंगे उसके सामने बैठकर, ये मित्रों संभव नहीं है। मुझे ये लगा, हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो किसी विशेष दृष्टिकोण से या विशेष नज़रिए से इसका अध्ययन करने के लिए पूर्वाग्रह लेकर गए हों, और उनको लगा हो कि इसकी हाव भाव, इसकी जो भावाभिव्यक्ति है, जो वक्तव्य देने का तरीका है, जो वक्तृता शैली है, जो एक स्टाइल है बोलने का या प्रस्तुति का, लगा हो लोगों को कि ये इसमें तो ये भी नुक्स था, इसमें ये भी दोष था। आप दोष गिनते रहिए, लेकिन उपलब्धियां जो हैं उनको आप कैसे नकारेंगे। और मित्रों, सबसे बड़ी जो अजीब विस्मयकारी बात लगती है वो ये लगती है कि एक व्यक्ति ने इतना चिंतन किया, इतना मनन किया, इतना पढ़ा, पढ़ने के बाद अपनी मौलिक व्याख्याएं देने का प्रयास किया हर विषय पर, हर धर्म पर, हर वैचारिकता पर, और जिनका विरोध किया उनका डट कर विरोध किया। उदाहरण के तौर पर गांधी के विरोधी थे तो विरोधी थे, लेकिन अपने विरोध के स्वर में उन्होंने अध्यात्म का पुट इतना ज़्यादा दे दिया था कि उसके बाद उनसे ज़्यादा उलझना कई बार संभव नहीं होता था। ये संभव नहीं होता ऐसे व्यक्तियों के साथ ज़्यादा उलझ पाना, क्योंकि वो व्यक्ति अपनी एक स्थापित मान्यताओं के अनुसार चलता है, और उसकी स्थापित मान्यताओं को अगर आप तोड़ना चाहेंगे तो आपको अपना वैचारिक स्तर उतना ही कद्दावर बनाना पड़ेगा, जो सबके लिए संभव नहीं होता। और विवादों में यहाँ भी घिरे रहे। जीवन शैली को लेकर बहुत सारे विवाद उठे। ओरेगांव, जहाँ 600 एकड़ में इनका आश्रम फैला हुआ था, वहाँ रोल्स रॉयल जो कारें हैं उनकी, और लग्जरी कारें और उनकी मौजूदगी, और जितने भी शिष्य आए उनमें से अधिकांश ऐसे लोग जिनका संबंध संपन्न परिवारों या संपन्न पृष्ठभूमि से है, जिनके सामने पैसा नाम की कोई चीज़ महत्व नहीं रखती, ऐसे लोग इनके संपर्क में आए। उनमें अभिनेता भी थे, गायक भी थे, उनमें धर्मगुरु भी, कुछ और छोटे मोटे धर्मगुरु वो भी बीच में शामिल थे, बहुत सारे विचारक बीच में शामिल थे, बहुत सारी चीज़ें एक ही शख्स में। मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूँ कि इतनी से जीवन के सोपान में इतने अलग अलग विषयों को लेकर
और इतनी अलग अलग जीवन शैली को लेकर कोई व्यक्ति आपके सामने प्रस्तुत होता है तो आपको उसके एक एक पक्ष को नकारने के लिए भी वक्त चाहिए, समय चाहिए। और जब आप किसी को नकारते हैं तो उसको पढ़ते भी ज़रूर हैं, और इतना ज़्यादा इसको पढ़ना भी मुश्किल था, और इतना ज़्यादा लिखा, इतना ज़्यादा कहा, इतना ज़्यादा बोला कि उसमें एक एक विषय का विश्लेषण करना जो है ये बड़ा मुश्किल काम है। आप समग्र रूप से या तो इसे स्वीकार करेंगे या इसे बिल्कुल अस्वीकार कर देंगे। इसके अलावा तीसरा कोई विकल्प नहीं है कि आप किसी वैचारिक प्रश्न को लेकर आप ऐसे कद्दावर शख्स से उलझें या कोई वार्तालाप करने का प्रयास करें या आक्षेप करने का भी प्रयास करें। बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये उस स्तर तक अगर आपने विरोध भी करना है, आपके मन में कोई क्षोभ भी है, कोई आक्षेप भी आपने लगाने हैं, तो उस स्तर तक पहुंचकर ही आप लगा सकते हैं। वरना आपके आक्षेप जो हैं कहीं ना कहीं वो पीछे लौट आएंगे, हाशिए पे चले जाएंगे, नकार दिए जाएंगे, बुहार दिए जाएंगे, उनका कुछ स्थान नहीं रहेगा। लेकिन जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो रहस्यमयी रही हैं, जीवन शैली, और जीवन शैली के साथ साथ अलग तरह की मान्यताएं। उदाहरण के लिए मृत्यु को एक उत्सव घोषित करना, और स्थिति ये आई कि मृत्यु को एक उत्सव घोषित करने वाले इस महामानव, इस विशाल कद्दावर शख्स की जो मृत्यु थी वो विवादों में घिरी पाई गई। ये आरोप भी लगे कि इसे ओशो को मारा गया है, ये भी आरोप लगे कि जो संपत्ति का जो एक विशाल स्वरूप था वो बहुत सारे लोगों को हज़म नहीं हो पा रहा था, और ओशो अपनी वैचारिकता के बावजूद अपने इर्द गिर्द जो भी उनके शिष्य परंपरा के लोग थे उनको सबको उन सब के मन से माया, मोह और संपत्ति का जो लोभ है, प्रलोभन है, इन चीज़ों को पूरी तरह से बुहार नहीं पाए वैचारिकता के इतने धरातल पर जाकर भी। तभी उनकी संपत्ति को लेकर विवाद हैं। ट्रेडमार्क ओशो के नाम से वहाँ भी, अमेरिका में भी जो वहाँ का संस्थान है ओशो के नाम पर बना हुआ, उसने अपने नाम पर उसको पेटेंट करवा रखा है, और यहाँ वाले यहाँ की अदालतों में उसको चुनौती दे रहे हैं। ओरेगांव के जो ओशो समर्थक हैं उनका ये कहना है कि पुणे की संपत्ति है, जब बाकी जितनी भी आश्रम हैं सब उनकी संपत्ति हैं, जबकि पुणे वालों का कहना है कि वो तो एक उनका प्रवास था विदेश में। और ये मित्रों, ये भी एक बड़ा रोचक विषय है कि अमेरिका से इनको निष्कासित किया गया, और जब निष्कासन हुआ अमेरिका से तो उसके बाद 29 अन्य देशों ने भी ओशो के प्रवेश पर, अपने देश में प्रवेश पर प्रतिबंध घोषित कर दिया। क्या था जिससे वहाँ की सरकारें भी डरती थीं, या जिससे वहाँ की सरकारें इन्हें अवांछित, अनवांटेड मानती थी कि ऐसा व्यक्ति हमारे यहाँ प्रचार करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए भी ना आए। ये कुल मिलाकर मित्रों, एक व्यक्ति के बारे में इतनी अलग अलग अवधारणाएं, इतने विरोधाभास, इतनी विसंगतियाँ, ये जब मिलती हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। और दिक्कत सबसे बड़ी ये होती है कि वो ओशो की जो कृतियों को आप साहित्य की श्रेणी में रखें या ना रखें, इस बात पर भी विवाद हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ वैचारिकता पर, विचारों की दृष्टि से अगर आपको टीका टिप्पणी करना चाहें तो आप इस पर आपत्ति भी नहीं कर सकते। तो बहुत सारी ढेरों ऐसी बातें हैं जिनके बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। ओशो अपने आप में, इनके वस्त्र हैं वो भी डिज़ाइनर्स की निगाह में चढ़ गए, उनके जो पहनने की अंगूठियां थे वो भी, उनके चोगे वो भी, सब चीज़ें जो हैं वो डिज़ाइनर्स के लिए एक प्रतीक चिन्ह बन गई। और उनकी एक मार्केटिंग का विशाल दायरा, जिसमें ओशो को स्वयं लाभ शायद क्या होना था, लेकिन उनसे लाभान्वित होने वाले और उनके नाम को भुनाने वाले, उनकी वैचारिकता को भुनाने वाले, एक एक पुस्तक संभोग से समाधि तक जैसी पुस्तकों को अलग ढंग से व्याख्यायित करने वाले लोगों की संख्या भी हज़ारों में है, और लाखों की संख्या में ओशो के नाम पर बहुत कुछ बिका है हमारे सामने, हमारी पीढ़ी के सामने। और ये सारी चीज़ें गहन अध्ययन की मोहताज रहेंगी। धन्यवाद।